previous video we have studied till page number 45. Next we are going to start from page number 46. The topic is holidays are fun. So there are two children whose name are Atif and Shabana. They are discussing about their holidays, and in holidays what they have planned to do, also discussing about that. So Atif's holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana, so he wrote her a letter. है ना, यहाँ क्या है, एक चिल्ड्रन है जिसका नाम है आतिफ, वो क्या उसकी एक कज़न सिस्टर है शबाना, तो उसको एक लेटर के ज़रिए ये इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि उसके जो हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और हॉलीडेज़ में वो क्या क्या प्लान कर रहा है, उन चीज़ों के बारे में एक लेटर के ज़रिए क्या है इन्फॉर्म करना है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है, किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी को लेटर लिख रहा है तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो उन इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो अभी हम इसमें जब भी बात करेंगे तो डाटा जब जहाँ भी नाम लेंगे तो आप ये समझना कि डाटा का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ क्या है, इन्फॉर्मेशन है, वो किसी चीज़ के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो एक चीज़, दो फायदे होंगे आपके, एक तो आपको यहाँ से लेटर लिखने का क्या है तरीका पता चलेगा, है ना, कि लेटर की बॉडी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, डेट कहाँ हम लिखेंगे, अपना नाम कहाँ लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इस लेटर में ही क्या है जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप जब भी इस लेटर को पढ़ना तो क्या है केयरफुल होके पढ़ना है हमें, है ना। तो आतिफ लिखता है, डियर शबाना आपा। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे आया आपा, तो आपा जो हमारी एल्डर सिस्टर होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपा। कोई दीदी बोलता है ना। तो जैसे आप दीदी कहते हो वैसे दीदी का मतलब क्या है, आपा। यानी आपकी जो एल्डर सिस्टर होंगी उनको आप क्या बोल सकते हो, आपा बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, डियर शबाना आपा, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टूडे, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5506, मतलब क्या है 5th of May 2006. It will be back on 25 2006. My school will reopen on 36 2006 मतलब 30th of June, and year कौन सा है 2006। नेक्स्ट है, when does your school close, आपका स्कूल, when does your school close, है ना। why don't you come here, we will have great fun by for now। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एकदम जो लेफ्ट में टॉप कॉर्नर है, सॉरी राइट में जो टॉप कॉर्नर है वहाँ हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं और प्लेस लिखते हैं। तो ये लेटर कहाँ लिखा गया है, अजमेर से लिखा गया है, और किस डेट में लिखा गया है, वो 1 मई 2006 को। और लिखने वाले का जो सेंडर है उसका नाम कहाँ है, राइट तरफ एकदम जो बॉटम कॉर्नर है वहाँ, ठीक। तो अब मैंने कहा यहाँ पे डाटा क्या दे रखा है, इसमें डाटा ये है कि उसकी जो बच्चा है कौन, आतिफ, उसकी हॉलीडेज़ कब से शुरू हो रही, वो नानी के यहाँ कब जा रहा है ना, और नानी के यहाँ से बैक कब होगा, उसके स्कूल रीओपन कब से होंगे, ठीक है। और ये भी याद रखना, अच्छा देखो लेटर जब भेजा जाता है ना तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है, सेंडर होता है, दूसरा क्या होता है, रिसीवर होता है, और एक क्या होता है, मैसेंजर होता है, ठीक है ना। तो सेंडर वो होता है जो लेटर को लिखता है, और रिसीवर वो होता है जिसको लेटर लिखा जाता है, और ले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है, अभी अगर फ़िलहाल लेटर की हम बात करें, अगर ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भेज रहे हो अपनी किसी आपा, अपनी किसी बड़ी सिस्टर को, अपनी दीदी को, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, सेंडर हो जाओगे, आपकी दीदी क्या हो जाएंगी, रिसीवर हो जाएंगी, वो रिसीव कर रही है लेटर। और जो पोस्ट ऑफिस है ना, जो पोस्टमैन है वो लेटर ले जाएगा,
तो वो क्या हो जाएगा, मैसेंजर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है शबाना शबाना हु स्टेज इन नागपुर। बता रहे कि शबाना कहाँ पे स्टे करती है, कहाँ पे रहती है, नागपुर में रहती है। गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006, है ना, वो उसको लेटर कब मिलता है, 6 मई, है ना। शी रोट बैक टू आतिफ, अब वो क्या है, जब लेटर पाती है तो उस लेटर का क्या है, जवाब देती है, आंसर करती है लेटर को, ठीक है ना, और लिखती है डियर आतिफ, है ना। ये नागपुर से लिखा गया लेटर और किस डेट में लिखा गया है, 7 मई 2006। हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, हैप्पी हॉलीडेज, माई स्कूल विल close on 1st June 2006. It will reopen on 10th of August. It will go on a school trip to Goa and will return on 7/6/2006. I will try to come to Ajmer after that. by Shabana. अब क्या है, आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1/5, ठीक है ना। तो इसने भी क्या है, शबाना ने लेटर को रिस्पॉन्ड किया और वो उसको क्या है, हैप्पी हॉलीडेज़ बोलती है और बोलती है कि मेरा स्कूल जो है वो 1 जून 2006 क्लोज होगा। इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त। आई विल गो ऑन आ स्कूल ट्रिप टू गोवा, और मैं जो है गोवा एक स्कूल ट्रिप पे जाऊंगी, है ना। एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/2006, उसके बाद 7 जून को मैं वापस आऊँगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट बाय, मैं उसके बाद अजमेर आने की कोशिश करूँगी, बाय फिर लिखती है शबाना। अब यहाँ पे है, ये सारे डेटा हो गए बेटा, जैसे क्या है 1 जून को स्कूल क्लोज हो रहा है, 10th जून को स्कूल रीओपन होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब भी अभी हम क्या है क्वेश्चन में जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो स्कूल जिस दिन क्लोज होगा वो वाला डे तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जिस डेट को, ठीक है ना, स्कूल रीओपन हो रहा है वो दिन, उस डेट का दिन जो है हम क्या है इंक्लूड नहीं करेंगे जब डेट काउंट करेंगे, ठीक है ना। एक टाइम इंटरवल दिया गया है कि एक डेट से दूसरे डेट के बीच कितना डेज हो रहे हैं, ओके। आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1 मई 2006। यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर्स। तो कह रहे हैं कि आतिफ ने जो है अपना लेटर लिखा कब, वो 1 मई 2006 को लिखा। यू रिमेंबर हाउ वी राइट 1/5/2006 इज 1 मई 2006। तो क्या है, मैंने बताया था कि आपको जैसे क्या है, अगर आप 1 में लिखते हैं तो 1 में 2006 आपको लिखना है ना, तो आपके पास एक तरीका क्या है, ये भी लिखने का है ना, एक तरीका क्या है, ये भी लिखने का है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे क्या है, कुछ डेट्स इस तरह से दे रहे हैं, कौन सा, एब्रीविएटेड फॉर्म में है, और उस एब्रीविएशन को हमें क्या करना है, इस तरह से लिखना है। जैसे नाउ वी राइट डेट्स दीज स्टैंड फॉर। तो जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, क्या है, 5 में है 2006, तो आप उसको क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखोगे, है ना। नेक्स्ट है 25/2006, तो ये 5th मंथ कौन सा होता है में, और डे कौन सा है 20 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 20 मई 2006। नेक्स्ट है 7/6, तो इसका मतलब 6th मंथ कौन सा होता है ना, वो होता है जून, तो आप यहाँ लिखोगे 7 जून 2006। नेक्स्ट है 1/1/7 या 1/1/2007, तो ये 1st मंथ कौन सा होता है, जनवरी होता है, तो आप चाहो तो पहले लिख लो जनवरी। नेक्स्ट है कौन सा ईयर है 2007, और डे कौन सा है 1st। ठीक, आई होप यू all are understanding it easily. Write these dates in numbers। कह रहे हैं अब इन डेट्स को क्या है, नंबर का मतलब यही, जैसे ये लिखा था यहाँ पे एब्रीविएटेड फॉर्म में, उसी तरह से हमको क्या करना है इन डेट्स को। अब कि यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो हम इसको क्या करेंगे, ये हम कह सकते हैं कि वर्ड्स में दे रखा है तो हम किस में लिखेंगे, नंबर्स में। तो 1 जून कौन सा मंथ होता है 6, तो यहाँ पे लिखो 1
जून के लिए 06, या सिंपली आप क्या लगा सकते हो, 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2006 भी नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है, लास्ट ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 06। नेक्स्ट है 30th में, यानी 30 में 2006, तो आप क्या है 30 है ना, और कौन सा मंथ है, 5th मंथ है ना, और क्या हो जाएगा 2006। फिर है 10th अगस्त, तो अगस्त कौन सा महीना होता है, कौन सा मंथ होता है अगस्त, है ना, तो ये होता है 8th मंथ। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या 10/8/2007 है ना, लिख लोगे ना सारे बच्चे। तो ये एक क्वेश्चन मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप खुद से करोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। इसको आप खुद से करोगे ये, है ना। कह रहे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, जो लेटर लिखा गया था, है ना, लेटर किस डेट में लिखा गया है, पहले वो देखो आप। तो लेटर पे आप देखोगे वो लिखा है कितना 1 मई 2006 को, है ना, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये। और ये रिसीव कब करती है शबाना, कह रहे शबाना हु स्टेज नाउ गार्ड द लेटर कितना 6/5/2006 को। तो अब क्या है, चूँकि पहला दिन जो, जैसे इसमें क्या है 1/5/2006 यानी 1 मई को लेटर लिखा गया। अब जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस डेट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी 1 को लिखा जाता है और 6 को पहुँचते टोटल 6 डेज हो गए, लेकिन जिस दिन लिखा गया वो डेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक दिन। तो क्या हो जाएगा, या आप क्या है 6 में से 5 क्या करो, सीधे माइनस कर दो, सॉरी 6 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5 डेज। तो लेटर लिखा गया कब 1 मई 2006 को और पहुंचता है 6 मई 2006 को। तो कह रहे हैं कितना लॉन्ग, कितना टाइम लगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे कितना 5 डेज, क्या लिखोगे 5 डेज। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। कह रहे हैं कि जो आतिफ है वो अपनी नानी के घर पे कितना टाइम क्या करता है, स्टे करता है, कितने दिनों तक क्या है स्टे करता है। इसका आंसर हमें देना है। तो एक तो ये है आतिफ, सबसे पहले हम पता कर लें कि किस डेट को आतिफ जो है अपनी नानी के यहाँ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नानीज प्लेस ऑन, क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006, आई विल बी बैक ऑन 20/5/2006। तो ठीक है, यहाँ वो क्या है, जाता कब है 5th मई को, कब जा रहा है 5th मई को, और वापस कब आ रहा है 20th मई को। तो एक दिन जो जाने का है वो डेट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी एक दिन वो छोड़ देंगे। तो अगर आप उस डेट को भी इंक्लूड करते हो बेटा 5 को भी, तो इस तरह से 16 डेज हो जाएंगे ना। 5 है तो 20 चूँकि मंथ और ईयर सेम है, तो डे में से डे को आप माइनस कर लो, तो 20 डे है ना, और क्या है 5 को वो निकल रहा है ना, तो सीधे पूरा 5 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 15 डेज। तो इसका मतलब वो नानी के घर कितने दिन स्टे कर रहा है, कितने दिन 15 डेज। तो यहाँ पे आप लिख दो 15 डेज, 15 डेज। नेक्स्ट है फिल इन द टेबल। कह रहे शबानाज हॉलीडेज, यहाँ पे क्या है टेबल दे रखा है, ठीक है। टेबल में क्या है, यहाँ से 3 कॉलम्स हैं, है ना। एक तो बच्चों का जो हॉलीडेज है, कौन कौन से बच्चे हैं, यानी नेम ऑफ द चिल्ड्रन है। दूसरा है डेट्स, फ्राम और टू है, इसमें भी 2 क्या है सब कॉलम है, फ्राम का है एक दूसरा टू का है, और तीसरा वाला जो कॉलम है वो क्या है नंबर ऑफ डेज है। तो यहाँ पे करें शबानाज हॉलीडेज़। तो शबानाज हॉलीडेज़ क्या है, कब स्टार्ट होता है, वो क्या है शबाना के लेटर से हमें पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, शबाना लिखती है ये कि माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त। तो 1 जून को क्या है, शबाना का स्कूल क्लोज हो रहा है। कब क्लोज हो रहा है, 1 जून को। तो यहाँ पे लिखो 1 जून, चूँकि ईयर सेम है दोनों का, तो आप चाहे ईयर यहाँ पे लिखो या लिख दो, अच्छा ही है ना। तो 1 जून 2006 को, तो यहाँ से हो जाएगा 1 जून कौन सा मंथ होता है 6, और यहाँ पे लिख देंगे 06। और ये कब रीओपन हो रहा है, 10 अगस्त। तो 10 अगस्त,
तो 10 अगस्त को स्कूल क्या है, रीओपन हो रहा है बेटा ना, क्या है 10 अगस्त को स्कूल रीओपन हो रहा है, यानी हॉलीडेज कब तक रहेंगे, 9 अगस्त तक रहेंगे। तो आप यहाँ पे क्या है 9 लिख सकते हो, क्या है 9 अगस्त कौन सा मंथ होता है, वो होता है 8, यहाँ पे 8 लिखो और ये हो जाएगा 2006। नेक्स्ट है आतिफ हॉलीडेज। तो आतिफ हॉलीडेज कब से, आतिफ जो हॉलीडेज है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है सॉरी हाँ, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन, हाँ ये कह रहे हैं कि हाउ आर यू आपा, आई एम फाइन हियर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टूडे। फ्रॉम टूडे का मतलब क्या है, अब लेटर कब लिख रहा है, ये फर्स्ट में 2006 को लिख रहा है, इसका मतलब इसका जो हॉलीडेज है किसका, आतिफ का, वो क्या है 1 मई से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 मई, यानी 1/5/2006। और इसमें स्कूल रीओपन कब हो रहा है, कह रहा है माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30th ऑफ जून 2006। 6 मंथ जून होता है ना, तो क्या 30th जून को ये क्या है, इसका स्कूल रीओपन होगा। तो स्कूल रीओपन होने के बाद 30th को हम लोग 30th को ये आतिफ स्कूल जाएगा, इसका मतलब हॉलीडेज कब तक है 29 जून तक है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे 29 जून, 29 जून है ना, 29 जून है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप 29/6/2006। अब हमें डेज क्या है कैलकुलेट करने हैं। तो देखो शबाना का जो हॉलीडेज है वो 1 जून से स्टार्ट होता है, और जून कितने मंथ, जून मंथ जो होता है वो कितने डेज का होता है 30। तो एक भी इंक्लूड करेंगे और 30 तक हो जाएंगे टोटल कितने 30, यानी जून में कितने दिन स्कूल क्लोज रहा 30 डेज। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास जुलाई भी है, क्या है जुलाई। तो जुलाई जो है वो कितने डेज का होता है, वो होता है क्या, यानी 6 जून भी क्लोज रहा, जुलाई भी क्लोज रहा, वो रीओपन हो रहा है कब 10 अगस्त को, यानी क्लोज कब तक है 10 अगस्त तक। तो जुलाई के भी 31 डेज इसमें आप क्या करो ऐड कर दो, जुलाई के भी 31 डेज आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 31। उसके बाद अगस्त में कितने दिन क्लोज हो रहा है, तो 1 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक, तो यहाँ पे लिखो 9। अब आप इसको ऐड करोगे तीनों, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 0 3 3 6 और 1 7, तो टोटल डेज हो जाएंगे कितना 70 डेज। इसी तरह से अगर हम क्या है यानी शबाना का जो हॉलीडेज़ है वो कितने डेज़ का है 70 डेज़ का। नेक्स्ट है आतिफ हॉलीडेज़। तो अब हम आतिफ के हॉलीडेज़ को क्या है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आतिफ के अगर हॉलीडेज़ की बात करें वो क्या है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, और मई कितने डेज़ का होता है 1 मई से, तो ये होता है 31 है ना, 31 डेज़ होते हैं मई में। उसके बाद कब ओपन हो रहा है, वो हो रहा है 29 जून को, यानी 1 जून से लेकर के 29 जून तक स्कूल क्लोज्ड है। 30 को स्कूल रीओपन हो रहा है ना, तो इसमें टोटल कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 60 डेज। तो आतिफ जो हॉलीडे है आतिफ का वो कितने दिनों के लिए है, वो है 60 डेज के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज शबाना और आतिफ। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि हु हैज़ गॉट लॉन्ग हॉलीडेज शबाना और आतिफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो किसका हॉलीडेज लॉन्ग टाइम का, वो है शबाना का। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो यहाँ, है ना, मैं शॉर्ट में ANS लिख दे रहा हूँ, आप पूरी लिखना स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा शबाना, तो आप लिखना शबाना हैज़ गॉट, शबाना हैज़ गॉट longer holidays। नेक्स्ट है विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल द टेबल। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है ना, इसके लिए कोई डेटा आपको नहीं दिया गया है बुक में, ये आप खुद से करोगे, है ना। तो क्या है मतलब आपका जो स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके जो हॉलीडेज़ हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, कब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे क्या है समर हॉलीडेज़ है, ऑटम मतलब 3 कॉलम्स हैं, ठीक पहले की तरह। वहाँ पे क्या था इसमें इस कॉलम में बच्चों के नाम दे, लेकिन यहाँ पे क्या ओकेज़न दे रखा है। तो ओकेज़न का मतलब क्या है कौन कौन सा समर हॉलीडेज़ है, फिर ऑटम ब्रेक है, फिर विंटर ब्रेक है। उसके बाद क्या है हॉलीडे आफ्टर द एग्ज़ाम,
तो यहाँ से देखो हमारा जो समर हॉलीडेज़ है वो कब से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 22 मई से, और स्कूल कब ओपन होता है 21 जून को, लेकिन क्लोज कब तक रहता है 20 जून को। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मतलब स्कूल जब क्लोज हो रहा है वो, और जब तक क्लोज्ड है वो डेट मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे इसके पहले वाले ये जो टेबल था इसमें हमने लिखा था, हमने क्या है स्कूल जिस दिन रीओपन हो रहा है वो डेट हम नहीं लिख रहे हैं, उससे एक दिन कम लिख रहे हैं, क्योंकि उस दिन तो स्कूल खुल जाएगा, इसलिए उस दिन हॉलीडे नहीं रहेगा। तो हम जब तक हॉलीडेज़ है वही डेट्स को हमने क्या है यहाँ पे लिखा है। तो ठीक इसी तरह से समर हॉलीडेज़ क्या है वो 2 मई से स्टार्ट है और वो 20 जून तक क्या है स्कूल रहेगा। फिर ऑटम ब्रेक क्या है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और वो 15 अक्टूबर तक रहेगा, यानी 16 अक्टूबर को स्कूल क्या है रीओपन होगा। विंटर ब्रेक 23 दिसंबर से क्या है स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी तक रहेगा, यानी 2 जनवरी क्या है स्कूल रीओपन होगा। और हमारा जो ये है क्या हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम, यानी आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद क्या स्टार्ट होते हैं हॉलीडेज़, ठीक ना, कुछ दिन का हॉलीडेज़ रहता है। तो ये जो हॉलीडेज़ है वो यहाँ पे क्या है 4 अप्रैल तक है, ठीक है ना। 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 25 मार्च को क्या है स्टार्ट हो रहा है, 4 अप्रैल तक क्या है ये रहेगा, यानी 5 अप्रैल को स्कूल रीओपन होगा। तो अब देखो 2 मई से हम बात करें तो मई जो है वो कितना 31 डेज़ का होता है। तो 1 मई को क्या है स्कूल क्या है ओपन था, और क्लोज कब से रह रहा है, यानी 2 मई से। तो 2 मई से लेकर के क्या, चूँकि मई 31 डेज़ का होता है और 1 मई को स्कूल ओपन है, तो हमारे पास मई में कितने दिन हमको मिलेंगे 30 डेज़ मिलेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे इस समर हॉलीडेज़ के लिए, यहाँ से हमने क्या किया 30 डेज़ ये हो गए, किसमें मई में। अब स्कूल कब तक क्लोज रह रहा है 20 जून का, यानी 1 जून से लेकर के फिर 20 जून तक क्या है वो क्लोज्ड है। तो 20 डेज़ इसमें मिल जाएंगे, सॉरी 20 डेज़ किस में हमको मिल जाएंगे जून में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएंगे 30 + 20, ये हो जाएगा टोटल 50 डेज़, है ना। तो यहाँ पे इस समर हॉलीडेज़ में हमको कितने मिल रहे हैं 50 डेज़ मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर से क्या है क्लोज। अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में कितना 31 डेज़ का होता है। तो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को स्कूल क्या है ओपन रहेगा, यानी ये 5 डेज़ हम क्या है अक्टूबर से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 31 डेज़ है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में से 5 डेज़ हम जब निकालेंगे 31 में से 5 डेज़ निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 26 डेज़, कितना 20 सॉरी हाँ। तो 6 अक्टूबर से कहाँ है 15 अक्टूबर से तक। तो बेटा आप 6 अक्टूबर को भी आप इंक्लूड करो और 15 अक्टूबर, चूँकि 15 अक्टूबर से को क्लोज हो रहा है, अक्टूबर में ही क्या है अक्टूबर तक ही बंद है, यानी 16 अक्टूबर को क्या है ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम पूरा मंथ नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा है, ज़्यादा डेज़ नहीं आएंगे इसमें। आप 6 डेज़ काउंट करें तो 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर और क्या है 11 अक्टूबर, फिर क्या है 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर और फिर 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। तो आप देखोगे क्या है यहाँ से ये 10 डेज़ मिलेंगे। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप सिंपल सा क्या करो, आप 15 में से आप कितना माइनस कर दो 6 और 1 डे अपनी तरफ से ऐड कर देना। मैंने कहा कि जब इनिशियल का डे और इंड का डे क्या है इंक्लूड करेंगे तो क्या है इंड डेट में से इनिशियल डेट को माइनस करते हैं, उसमें +1 अपनी तरफ से क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो इस तरह 10 डेज आएगा। अब ऐसे है 23 दिसंबर से, तो आप इसको काउंट कर लेना फिंगर पे। तो आप देखो 23 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 9 डेज़ हो जाएंगे और +1 डे उसमें और ऐड करेंगे जनवरी का, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 डेज़ हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि विंटर ब्रेक कितने डेज़ का है 10 डेज़ का। फिर क्या है हॉलीडेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के बाद अगर हॉलीडेज़ की बात करें तो 25 मार्च को जो है क्या है स्कूल क्लोज हो रहा है। तो 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च, क्योंकि अगले महीने में हम एंट्री ले रहे हैं, अगर सेम मंथ होता है तो हम क्या है आसानी से काउंट कर लेते, ज़्यादा डेज़ नहीं रहते, मैक्सिमम 30 या 31 डेज़ होंगे अगर सेम मंथ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या अगले मंथ में भी हम चले जाए, मार्च से स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल में तक है। तो 25 मार्च से 31 मार्च तक कितने डेज़ हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे 6 डेज़। और फिर अप्रैल की बात करें अगर, है ना, तो अप्रैल कितना 1 और
4 हो जा रहा है, वो 4 डेज हैं, तो 4 और 6 इसमें मिल रहे हैं, तो कितने डेज हो जाएंगे, 10 डेज हो जाएंगे। आप चाहो तो फिंगर पे काउंट कर सकते हो, है ना। फिंगर पे कैसे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, और उसके बाद क्या है 1, 2, 3, 4, ज़्यादा डेज हो रहे हैं ना, कितने डेज हो रहे हैं, 25 मार्च से ये हो रहे हैं, 4 डेज मार्च में है, और 25 से ले करके हो जाएंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएंगे 11 डेज। कितने डेज का हो रहा है हमारा हॉलीडेज हैं। अच्छा, तो सब आप सभी ये मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। आप क्या करना, यहाँ पे कितने डेज आएंगे, वो आएगा 11 डेज, तो यहाँ पे 11 आप लिखो। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि हमारा जो समर हॉलीडेज़ है वो कितने डेज़ का है, 50 डेज़ का है। ऑटम ब्रेक भी क्या है, वो 10 डेज़ का है, और विंटर ब्रेक भी क्या है, 10 डेज़ का है। और हॉलीडेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम के बाद जो हॉलीडेज़ हो रहे हैं वो कितने डेज़ के हो रहे हैं, वो है 11 डे। नेक्स्ट है ऑन 15 में 2006 चंद्रन वेंट टू अ शॉप टू बाई बटर। ही चेक्ड द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वाज सेफ टू ईट। अच्छा, यहाँ पे क्या है सॉरी, कि ये बटर जो है खाने के लिए क्या है, सेफ है कि नहीं। वो 15 मार्च को क्या है शॉप पे जाता है और वहाँ से बटर खरीदता है, ठीक है। तो वो चेक करता है कि ये ठीक है, मतलब होती है हर चीज़ की एक डेट होती है ना। जैसे आप क्या है, आप घर में खाना बना के रख दो, उसका एक टाइम होता है कि वो एक टाइम तक खाने लायक रहता है, लेकिन उसके बाद क्या है वो खाने के लायक नहीं रहता। तो हर चीज़ की क्या है एक डेट होती है कि हाँ एक टाइम होता है कि अगर इस टाइम पे ये बन रहा है, ये प्रिपेयर किया जा रहा है ना, इसका प्रोडक्शन हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद ये खाने एबल नहीं रहेगा, ठीक है, ईटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ अब ये चेक करता है, तो यहाँ देखता है इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। इस पर लिखा रहता है कि ये 180 डेज तक ही क्या है बना रहेगा, ठीक है ना, बेस्ट बिफोर, है ना, कि या यूज़ करने लायक रहेगा कब से, जब जिस डेट में बना है उस डेट से 180 डेज और बाद तक, ठीक है। तो देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग, इट वाज 15/1/2006। तो वो क्या है डेट चेक करता है कि किस डेट में ये पैक हुआ है, तो उस पर लिखा रहता है क्या 15 जनवरी 2006। नेक्स्ट है कह रहे हैं हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाई दिस लेटर आर नॉट। कह रहे हैं उसको ये आपको हेल्प करना है कि उसको ये बटर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये क्या है हम देखेंगे जिस डेट में वो ख़रीदने गया है और जिस डेट की ये क्या है इसकी पैकिंग है, उस डेट से हम क्या है कैलकुलेट करेंगे 180 डेज़ कब आ रहे हैं। अगर वो 180 डेज़ उस डेट से 180 डेज़ तब आ रहे हैं जिस मतलब या जब वो ख़रीदने जा रहा है, वो ख़रीदने जा रहा है तो 180 डेज़ के अंदर ही है, तब तो ये क्या है ख़रीदने लायक होगा इसके। और अगर क्या है उस नंबर ऑफ जिस दिन में ये पैकिंग हुई है, जिस डेट को पैकिंग हुआ है इसका बटर का, उस डेट से 180 डेज़ के बाद अगर ये परचेजिंग करने गया होगा बच्चा कौन चंद्रन, तो वो ख़रीदने लायक नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं विच मंथ वाज द बटर पैक्ड। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो जो बटर किस मंथ में पैक्ड था, वो था 15/1/2000। विच मंथ वाज द बटर पैक। तो आप मंथ अगर बताना चाहो तो इसका आंसर एक ये भी हो सकता है, ठीक है ना, आंसर ये हो सकता है कि आप बता दो मंथ जनवरी, कौन सा मंथ है जनवरी, तो आप यहाँ लिख दोगे 15 जनवरी 2006। कह रहे विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा इसमें हमको टाइम देना पड़ेगा, है ना। कह रहे हैं कि विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006। कह रहे ये किस मंथ में जो है विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1। कह रहे ये किस मंथ में 180 डेज हो जाएंगे, किसके बाद आफ्टर 15/1 यानी 15 जिस मंथ को इसकी पैकिंग हुई उस मंथ के 18 डेज के बाद वो कौन से मंथ में जाएगा। चंद्रन कैन ईट इट ऑन 15 मई 2006, है ना, क्या चंद्रन जो है उसको 15 में 2006 को खा सकता है, ठीक है। तो हम क्या है सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या 180 डेज़ हम ऐड करेंगे, पैकिंग इसकी कब है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्या है
आते हैं हम ब्लैंक पेज पे। ठीक है, तो ब्लैंक पेज हमें नहीं मिल रहा है क्या? चलो यहाँ देख लेते हैं, है ना, इतना तो है ये ब्लैंक। तो कब पैक कब हुआ था ये? 15 मई को। कितना? 15 मई नहीं, 15 जनवरी 2006 को। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर डेट है, मैन्युफैक्चर का मतलब जिस दिन ये बनाया गया था। तो डेज इन जनवरी, तो जनवरी में कितने डेज हो जाएंगे? देखो जनवरी में होगा, चूंकि 15 को बन रहा है तो 15 भी हम क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, है ना बेटा। तो 15 को भी जब शामिल करेंगे तो जनवरी कितने डेज का होता है? वो 31 डेज का होता है। तो जनवरी में 31, उसमें से 15 माइनस करो तो ये हो जाएगा कितना? 16 डेज। लेकिन मैंने कहा कि दोनों डेट हम क्या है, तो 15 को भी इंक्लूड किया जा रहा है 31 को, तो इसमें 1 हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से और ऐड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 17 डेज। तो जनवरी में कितने डेज मिल रहे हैं? 17 डेज। ठीक, नेक्स्ट है DAYS डेज। फेब्रुवरी की अगर बात करें तो फेब्रुवरी बेटा, फेब्रुवरी उसमें कितने डेज मिल रहे हैं? 28 डेज मिल रहे हैं, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, ईयर दो तरह का होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर जो होता है बेटा, क्या है? नॉर्मल ईयर, है ना, वो जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। और एक होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। इसमें होते हैं 366 डेज। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा ईयर जो है नॉर्मल ईयर या नॉन लीप ईयर, इसी को नॉन लीप ईयर भी बोला जाता है। और दूसरा क्या है? लीप ईयर। तो किसको लीप ईयर बोलोगे और किसको नॉन लीप ईयर? तो जो ईयर होता है ना बेटा, जैसे क्या है 2004 हो गया, है ना, और 2006 हो गया। तो अगर इसको आप क्या है 2006 को 4 से आप क्या करना, 4 से डिवाइड करना। अगर ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है जो ईयर, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और जो डिविजिबल नहीं होगा वो क्या है? नॉन लीप ईयर होगा। यानी कि अगर इसकी क्या है 2004 की बात करें तो इसको आप जब 4 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो ये जो होगा कितने डेज़ का होगा, वो हो जाएगा 366 डेज़ का। लेकिन इसको अगर 2006 की बात करेंगे तो ये कितने डेज़ का होगा? क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये 365 डेज़ का होगा। अब जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी होता है वो 28 डेज़ का होता है। लीप ईयर में फरवरी कितने डेज़ का हो जाता है? 29 डेज़ का, है ना। लीप ईयर में 29 डेज़ का। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम 2020 चल रहा है ना, तो 20 अलग अलग देखो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है ना, तो ये क्या है? ये लीप ईयर है। इसीलिए इसमें फरवरी जो है वो 29 डेज़ की हुई थी। ठीक है, फरवरी जो हुई थी कितने डेज़ की हुई थी? 29 डेज़ की। बात समझ में आ रही? और इसके पहले जो था वो 4 से डिविजिबल नहीं था 2019, इसलिए उसमें जो फरवरी था वो 28 डेज़ का। तो 2006 की बात करें तो ये भी क्या है, फरवरी जो होगा इसमें कितने डेज़ का होगा? कितने डेज़ का होगा? 28 डेज़ का। नेक्स्ट है मार्च। तो अगर मार्च की बात करें बेटा, तो मार्च में जो है कितने डेज आएंगे? मार्च में 31 डेज हमको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद है अप्रैल। अप्रैल की बात करें हम तो अप्रैल में कितने डेज हो जाएंगे? अप्रैल में हो जाएंगे 30 डेज। ठीक है, अप्रैल के बाद मई की बात करें तो मई में कितना डेज? 31 डेज। फिर जून की अगर बात करें, जून की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, जून में कितने डेज मिल जाएंगे? 30 डेज बेटा। अब देखो जैसे क्या हम कैलकुलेट तो करते चले, यहाँ पे कितना मंथ हो गया हमें? 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गए। और मैक्सिमम 6 मंथ से ही हमें 180 डेज मिल जाते हैं ना। अगर हम नॉर्मली लें कि एक मंथ जो है 30 डेज़ का है, तो 6 मंथ से 6 3 18 180 डेज़ मिल जाएंगे। तो इस बार हमने 6 मंथ ले लिए। अब अभी जुलाई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले इसको ऐड कर लो, यहाँ तक सबको एक साथ ऐड कर लेना। ठीक है, कि कितने डेज़ हो रहे हैं। तो आप देखोगे 8 और 7 15 और 1 16, फिर ये 0, तो 16 रहेगा, 1 17, तो 0 करेंगे तो 17 रहेगा, 7 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे तो 1 और 1 2, या 1 यहाँ पे लिख लो, देखो 1 और 2 3 और 3 6 3 9 9 3 12 और 12 3 15 और प्लस ये 1 कैरी वाला 16। तो यानी कि अभी 167 डेज हो गए। कब तक? जून तक कितने हो गए? ये हो गया ना इतना है। आप लिख लेना कहीं भी ये बातें, ठीक है। और नहीं समझ में आएगी तो बताना, मैं फिर कभी आपको
ये बता दूंगा। अब आप समझ सकते हो है ना, लीप ईयर क्या है, नॉन लीप ईयर क्या है, डिवीज़न भी आपको आता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा। अब यहाँ से देखो आप, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने डेज तक वो था, बेस्ट बिफोर 180 डेज ना, क्या है पैकिंग से वो 180 डेज तक क्या था, सेफ था। तो अब यहाँ से 180 में से आप क्या करो, 180 में से अभी कितने दिन तक और हमको मिल जाएंगे अगले मंथ, तो जून तक तो हो गया कितना 167 डेज। तो आप क्या कर लो, अभी कितने दिन और जाना है और किस मंथ में जाएंगे, तो इसको पता करने के लिए आप क्या करो, 180 में से 167 को माइनस कर दो। तो 167 को जब आप माइनस करोगे किस में से, 180 में से, तो आपको ये मिल जाएगा, यू विल गेट 13 डेज। और दिस 13 डेज विल covered within the month, which month we have calculated here till June है ना, till the month of June. Now these 13 days will go in the month July. Which month? July, and the year 2006. तो इसका मतलब ये क्या है, 13 जुलाई 2006 तक ये क्या है, खाने लायक रहेगा, है ना, उसके बाद ये खाने लायक नहीं रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था कि विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/2006। तो आप यहाँ पे आंसर इसका क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख देना द डेट विल बी, यहाँ पे आप लिख देना विच मंथ, या सीधे सिंपल सा आप लिख दो, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आप लिख लेना, अलग से क्वेश्चन लिखना नोटबुक में, फिर आंसर लिखना। तो हो जाएगा 13 जुलाई 2006। अच्छा एक चीज़ और बेटा देखो ना, जैसे जब रोमन नंबर लिखते हैं, जैसे अगर मान लो हमें 1 लिखना है, 2 लिखना है और 3 हमने लिखा और 4 लिख दिया, तो जैसे फर्स्ट सेकंड अगर हम बोलेंगे तो इसके पास हमें ये ST लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ND लगाना पड़ेगा, यहाँ पे RD लगाना पड़ेगा, यहाँ पे TH लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही नंबर रोमन नंबर में हम लिखते हैं ना, तो ये लिखा जाए, ये लिखा जाए, ये लिखा जाए और ये लिखा जाए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पढ़ा जाएगा। ठीक है, वेल चलो आते हैं यहाँ, बाय द वे 13 जुलाई 2006 कह रहे कैन चंद्रा ईट ऑन 15 मई 2006। अब चंद्रा कब जाता है यहाँ पे, वो 15 मई को जाता है, तो 15 में क्या है, जुलाई से पहले ही आएगा, तो इसका मतलब वो इसको क्या कर सकता है, खा सकता है। तो आप लिखना एस ही कैन ईट इट, आप लिख देना एस ही कैन ईट इट ऑन 15 मई 2006। अच्छा मई का कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल M ही रखना, ठीक है ना, क्योंकि नेम है मंथ का। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाई। कह रहे हैं क्या आपने कभी चेक किया है जो चीज़ें आप खरीदते हैं उनकी यानी मैन्युफैक्चर डेट कब है, एक्सपायरिंग डेट कब है ना। तो कह रहे हैं हैव यू सीन मेडिसिन। तो आप अगर चेक किया है तो आपने लिखना है किसे, हमने क्या है, यस आई हैव चेक्ड द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच आई बाई, है ना। नेक्स्ट है हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। अच्छा अब देखो मेडिसिन अगर देखेंगे ना, तो मेडिसिन की तो हमें एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो क्या है वही पूछ रहे हैं, हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। यानी क्या है, वो जो डेट एक्सपायरी डेट होता है हमें ये बताता है मेडिसिन पे कि इस डेट के पास अगर आप इसको क्या है लेते हैं तो ये आपके लिए अनसेफ है, डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे आते हैं, करें नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट में क्या है, करें विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एक्सपायरी डेट। अब क्या है, आप इससे एक क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एक्सपायरी डेट, कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं। तो इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, आंसर आप लिखोगे, लिख देना आंसर, आंसर लिखोगे आप कि एवरी प्रोडक्ट्स कम्स
with an expiry date. Every product comes with an expiry date. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, मेडिसिन्स, बिस्किट्स, स्वीट्स, etc. have an expiry date. I once again repeat answer of this question. Every product comes with an expiry date. For example, cold drinks, medicines, biscuits, sweets, etc. have an expiry date. है ना? तो आप जो ये नाम मैंने लिया है चीज़ों का, है ना, उसके बीच में आप कामा भी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन अ कफ सिरप इट वाज रिटन मैन्युफैक्चर। अच्छा, एम एफ जी जो लिखा है ना बेटा, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैन्युफैक्चर, है ना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो शार्ट में हम लिख देते हैं एम एफ जी का मतलब मैन्युफैक्चर डेट, ठीक है। तो ये 7 क्या है, 3। अब यहाँ पे देखो दिस शोज इट वाज मेड इन जुलाई 2006। तो ये हमें इसमें डे नहीं लिखा है, खाली मंथ बता रहा है कि कौन सी किस मंथ को ये क्या है बना हुआ है, इन विच मंथ द कफ सिरप इज़ मेड, है ना। तो द कफ सिरप इज़ मैन्युफैक्चर, तो आप लिखोगे यहाँ पे जुलाई 2003। नेक्स्ट है एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट कब है, जुलाई 2005, जुलाई 2005, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ऐसे याद रखना, जैसे क्या जुलाई से कोई चीज़ शुरू होती है और जुलाई को ही फिर कर, जैसे आपका बर्थडे, अगर आपकी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो कितना, मान लो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2006, तो 1 जनवरी 2007 को आप कितना 1 ईयर के हो जाओगे। फिर 1 जनवरी 2008 को आप कितने ईयर के हो जाएगा, 1 ईयर मोर। पहले तो 1 ईयर, उसके बाद 1 ईयर, तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 जुलाई जुलाई 2000 जुलाई 2003 में ये क्या है, मैन्युफैक्चर डेट है इसकी, और एक्सपायरी डेट कब है, जुलाई 2005। तो कह रहे हैं दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक, ठीक है ना। तो कह रहे हैं व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज, है ना। तो क्या है, एक तो आंसर ये हो गया कि ये आप अगर कोई पूछे कि कितने ईयर तक इसका जो ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन तक ये क्या है दवा ली जा सकती है, तो आप बोलोगे 2 ईयर तक, है ना। नेक्स्ट है, यानी 2 ईयर तक ये सिरप लेना क्या है हमारे लिए सेफ है, उसके बाद ये डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज। तो कह रहे हैं व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज, तो 7 और 2005 है, तो आप यहाँ पे लिखना जुलाई 2005। कह रहे हैं वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। तो बेटा सितंबर किसके बाद, क्योंकि जुलाई 2005 तक ही क्या है ये सेफ है लेना, लेकिन उसके बाद जुलाई के बाद क्या आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर आएगा ना। तो ये क्या है, जुलाई के बाद ही अगस्त में ही क्या है ये एक्सपायर हो जा रही है, तो सितंबर में कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। देयर इज़ नो चांस टू टेक द सिरप इन द मंथ ऑफ सितंबर, है ना, ऑफ 2005। तो आप क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। आप ऐसे भी 1 लीनियर क्वेश्चन लिखोगे एक लाइन में, है ना, कि नो इट इज़ नॉट सेफ टू टेक द कफ सिरप इन द मंथ ऑफ सितंबर, है ना, ऑफ 2005, या इन सितंबर 2005 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार और मैं आंसर रिपीट करता हूँ, नो इट इज़ नॉट सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, टुनटुन मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे कोई है जिसका नाम क्या है, टुनटुन है, और वो ट्रेन को क्या कर देता है, कर देती हैं, मिस कर देती हैं। नाम से ऐसा लग रहा है कि जो जेंडर है वो क्या है, फीमेल है ना। तो कह रहे हैं टुनटुन मिस द ट्रेन, टुनटुन मिस द स्कूल। अब बेटा जेंडर तो पिक्चर के हिसाब से लग रहा है मेल है ना, और देखते हैं क्या है ना, अभी आगे पता चलेगा। कह रहे हैं टुनटुन्स स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। टुनटुन का जो स्कूल है वो समर हॉलीडेज़ के लिए क्लोज्ड हो गया। ही वेंट टू हिज ग्रैंड माँ प्लेस, वो अपने ग्रैंड माँ के प्लेस पर जाती है, यानी उस ग्रैंड माँ के घर पे जाती है ना। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर, वो वहाँ अपने बहुत सारे कजिन से क्या है मिलता है।
ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ। अच्छा, हिमसेल्फ यूज़ किया गया बेटा, ही यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पे ही मेट है, फिर ही वेंट है ना। तो इसका मतलब ही किसके लिए यूज़ करते हैं हम ना, किस जेंडर के लिए, मेल के लिए, है ना। तो इसका मतलब जो टुनटुन है वो कौन सा क्या है, मेल है ना। ठीक, बॉय है ना। तो क्या है, हम लिखेंगे ही वेंट, उसका जेंडर मेल है तो वो बॉय हो गया है ना। अब आगे है, ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक होम। और वहाँ क्या है, अपने आप को एंजॉय कर रहा था और वो घर को बैक नहीं जाना चाहता था। अब उसकी मम्मी यहाँ है शायद, वो कहती है कि टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। तो उसकी माँ कहती हैं मदर, टुनटुन पैक योर बैग, अपना बैग पैक करो, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, यानी ट्रेन हमें यहाँ से कितने बजे मिलेगी, वो मिलेगी 5:30, या इस प्लेटफॉर्म से या यहाँ के रेलवे स्टेशन से वो को कब छोड़ेगी 5:30, यानी इस प्लेटफॉर्म से कब जाएगी, वो 5:30 पर जाएगी, है ना, इन द इवनिंग। ओ नो, टुनटुन कहता ओ नो, वी आर गोइंग बैक सो सून, हम इतना जल्द वापस जा रहे हैं। आई विश वी मिस आवर ट्रेन, ये कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आई विश, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी इच्छा ये है, मेरी डिज़ायर ये है कि हम लोग ट्रेन क्या कर दें, मिस कर दें, है ना। ऐसे कुछ आप लोग भी करते हो ना, जब स्कूल जाने की सोचते हो कि वैन ना आए, है ना, या पेट दर्द होने लगे, इस तरह के बहाने करते हो। तो वैसे टुनटुन भी है। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15। अब कह रहे हैं टुनटुन एंड हिज पेरेंट, टुनटुन और उसके पेरेंट जो है 5:15 पर स्टेशन पहुंच जाते हैं। बट गेस वाट, लेकिन गेस करो वाट हैपन, है ना, विद देम, दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन, उन्होंने क्या किया, ट्रेन को मिस्ड कर दिया। अब देखो यहाँ टुनटुन का रिएक्शन देखो, कह रहे हैं हरी, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टूडे। कह रहा है, इसको काफ़ी खुश हुआ, उछल पड़ता है और बोलता है कि इसका मतलब आज मैं बैक वापस नहीं जाऊंगा। कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन। अब इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आप गेस करो, क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्यों उन्होंने ट्रेन को मिस किया। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी सोचना, और एक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे लिखना कि रेलवे यूजेज 24 आवर क्लॉक टाइम, द टिकट शोज द टाइम इज 5:30, है ना। क्या है, रेलवे 24 आवर्स क्लॉक टाइम यूज़ करता है, और टिकट पर क्या लिखा था, टिकट पर लिखा था 5:30, है ना। और टिकट जो टाइम दिखा रहा था वो क्या था, 5:30, मीन द ट्रेन वाज इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ट्रेन कब थी, मॉर्निंग में थी, क्योंकि 24 आवर उसमें क्या है, मॉर्निंग के लिए 5:30, और अगर इवनिंग में होता तो हम 5:30 ना लिख करके वो 17:30 लिखते। तो वही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आंसर एक बार में, ठीक है। रेलवे यूजेज 24 आवर्स क्लॉक टाइम, द टिकट शोज द टाइम एज 5:30, मीन्स द ट्रेन वाज in the morning and they reached at 5:15 in the evening. If it was in the evening, they would have written as 17:30, hence they missed the train। मतलब ये है कि क्या है, उस पर 5:30 लिखा था। रेलवे जो है 24 आवर्स क्लॉक टाइम यूज़ करती है, और मॉर्निंग के लिए वो क्या है 5:30 यूज़ करती है, और इवनिंग के लिए जैसे नून के बाद जो टाइम होगा, ठीक है ना, उसमें हम 12 ऐड करेंगे। जैसे मान लो नून के बाद कितना हो रहा है, आफ्टरनून वो हो रहा है 1 o'clock, तो 1 में आप ऐड करोगे कितना, 12 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 13, यानी 12 नून के बाद जो टाइम है, अगर 1 o'clock हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेलवे क्या लिखेगा 13 आवर लिखेगा ना, क्या लिखेगा 13, यानी 13 फिर 00 कुछ इस तरह से 13:00, समझ रहे हो। अब इसमें AM PM नहीं लगाया जाता 24 आवर्स में, इसमें AM PM नहीं लगाया जाता। तो इसको आप कर सकते हो, इसमें से -12 ऐड कर दो, -12 कर दोगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा 00, तो नून था, आफ्टरनून था, तो इसको क्या लिखेंगे, PM लिखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे है, कह रहे हैं एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। कह रहे हैं ट्रेन जो है वो 5:30 मॉर्निंग को लेफ्ट कर जाती है। कह रहे हैं
टुनटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट, अब टुनटुन के जो पेरेंट हैं वो अपसेट हो जाते, दे आस्क द स्टेशन मास्टर, वो स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, आवर टिकट सेज 5:30, तो टुनटुन के पापा जो हैं वो कहते हैं स्टेशन मास्टर आवर टिकट सेज 5:30, यानी हमारा टिकट तो कह रहा है हमारे टिकट के हिसाब से 5:30 पर ट्रेन जाएगी, तो स्टेशन में, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं लेकिन सर इसका मतलब क्या है 5:30 इन द मॉर्निंग है, ओ येस हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, इसके बाद ओ येस हाँ ऐसा तो होता है, ये मैं कैसे भूल गया, द रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग, कह रहे हैं कि अगर रेलवे जो है, उसके पापा ही कहते हैं कि रेलवे तो इवनिंग के लिए जो है 5:30 नहीं लिख करके वो 17:30 लिखता है, वाई बिकॉज दे यूज़ 24, अब ये टुनटुन पूछता है मदर से कि वाई, उसके पापा को जब याद आता है तो टुनटुन अपने मम्मी से बोलता है बिकॉज वाई, क्यों ऐसा भाई वाई, तो उसकी मदर बोलती है बिकॉज दे यूज़ अ 24 आवर क्लॉक, क्यों, क्योंकि वो क्या है 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं। अब है नीचे लुक एट, मतलब ये होता है कि जैसे रेलवे है और भी आर्मी है ना, मिलिट्री की जो फोर्सेज है, वहाँ पे क्या है 12 आवर ना यूज़ करके वो क्या यूज़ करते हैं 24 आवर यूज़ करते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अभी मान लो हम लिख रहे हैं 5:30 और AM PM लिखना भूल जाए तो अगला जो भी उसको जिस टाइम पे आए जिसके पास हम वो टाइम भेजेंगे तो वो बोलेगा पता नहीं, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए AM PM से बचने के लिए क्या है हम 24 आवर का जो है क्लॉक टाइम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है टाइम बाई योर वॉच 12 आवर। अब कह रहे हैं लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड अ 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। क्या है यहाँ से 1 o'clock इन आफ्टरनून है, ये 24 आवर्स की अगर बात करें ठीक है क्लॉक की, तो उसमें क्या है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो मैंने बताया कि आफ्टरनून अगर हो रहा है कितना 1 o'clock हो रहा है तो उसमें आप 12 ऐड करोगे, तो 1 में 12 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13 आवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा AM PM ना लिखे बस आवर्स लिखता है, और आवर्स भी नहीं लिखेंगे तो समझ जाएगा, अगर टाइम लिखा है खाली 13, उसके बाद इस तरह से टाइम लिख के क्या है जैसे 13 यहाँ पे लिख दिया गया टाइम है ना, तो अगला जो है इसको देखने वाला वो समझ जाएगा कि ये क्या है 13 आवर्स है, यानी 1 o'clock, ठीक है ना, 12 आवर्स के अकॉर्डिंग 1 o'clock और 24 आवर के क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या है 13, ठीक है ना। तो आफ्टरनून है ना 2 o'clock, तो फिर 12 ऐड कर दो, फिर क्या है 3 o'clock, तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 आवर्स है ना, कितना हो जाएगा 15 आवर्स। नेक्स्ट है 3:30 इन द आफ्टरनून, 3:30 इन द आफ्टरनून की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 12 आप इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 15:30 आवर्स। फिर 6 o'clock, तो 12 ऐड करोगे तो हो जाएगा 12 + 6 ये हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट 9 o'clock, तो फिर 9 में आप 12 ऐड करो तो ये हो जाएगा कितना 21 है ना, तो आप लिखोगे 21 आवर्स, ठीक। फिर आवर्स की स्पेलिंग क्या है HOURS, ठीक। 12 o'clock, तो 12 o'clock में हम क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा फिनिश्ड, अच्छा है अभी है ना। अब यहाँ से एक पेज है, कह रहे हैं सपोज नाउ कैन यू टेल वाई अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो, कह रहे हैं कैन यू टेल वाई अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो, तो इसका आंसर मैं आपको लिख दूं या बोल दूं, तो आप लिख देना आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, लिखना आप पूरा लिखना ANSWER, ठीक है। वी नो दैट there are there are 24 hours in a day, so the 24 hours clock show the time for the entire day, show
the time for entire day, ENTIRE, entire या whole लिख सकते हो, whole day, entire day. Therefore it is called as, therefore it is known as or called as, it is called as 24 hours क्लॉक। ठीक, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लिख लेना है, तो अभी इसे भी मुझे समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। क्या है? सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी। तो मैंने कहा कि ये चूंकि नाइट भी क्या, अगर नून के बाद आएगा तो आप इसमें क्या करो, 8 में 12 ऐड करो। आप 8:30 में आप 12 ऐड करोगे, तो 8:30 में जब आप 12 ऐड करोगे तो 8 आवर्स हो रहे हैं, 30 मिनट हो रहे हैं। कितने? 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना, 30 मिनट्स, MINUTES। तो अब इसमें जैसे 12 में आप क्या कितना ऐड करोगे आप, 8 में 12 ऐड करोगे, तो 8 में 12 हो जाएगा, कितना ऐड करेंगे, बस आवर्स में और ऐड कर दो, 12 ऐड करोगे 8 में तो ये हो जाएगा 20 आवर्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे 20:30, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप लिखोगे रेलवे टिकट वुड बी 20:30 आवर्स। ठीक, नेक्स्ट है इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस अ डे। 24 आवर्स क्लॉक में क्या होता है, जितनी भी जो भी टाइम है, जैसे 8:30 है तो वो 2 बार आएंगे 12 आवर्स क्लॉक में। सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज़ 5:30 AM एंड 5:30 इन द इवनिंग इज़ 5:30 PM। यानी कि अगर 2 बार आएंगे, जैसे एक बार, तो उसमें हमें AM PM लिखना पड़ेगा, कैसे कौन सा मॉर्निंग का टाइम है, कौन सा इवनिंग का टाइम है ना। तो ये है, ये आपको बता चुका हूँ मैं, सॉरी। वाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, कह रहे हैं वाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, कह रहे हैं 12:30 इन द आफ्टरनून क्या होगा। ठीक है, यानी अगर, तो इसका आंसर आप दोगे, ठीक है ना, 12:30 इन द आफ्टरनून, दैट इज 12:30 PM आफ्टर 12 क्लॉक। तो ये क्या है, आफ्टरनून के बाद हम इसको क्या लिखेंगे, 12:30 PM लिखेंगे, है ना। कह रहे दैट इज 12:30 PM आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट, यानी मिडनाइट तक हम क्या है PM यूज़ करते हैं नून के बाद से। ठीक, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। कह रहे हैं आप ज़रूर से आपने क्या है नोट डाउन किया होगा कि जो टाइम है सनराइज़ का और सनसेट का टाइम क्या है। ठीक है, तो राइट हेयर यूजिंग AM एंड PM। यहाँ पे आपको क्या है AM और PM का यूज़ करके क्या है सनसेट और सनराइज़ का टाइम लिखना है। तो टाइम ऑफ सनराइज़ क्या है, आप लिख सकते हो 6, मॉर्निंग में होता है ना, तो मॉर्निंग के लिए क्या लगाएंगे AM लगाएंगे, और टाइम ऑफ सनसेट वो क्या है 6:30 PM है। इवनिंग में होता है तो इवनिंग के लिए क्या है, नून के बाद आएगा इवनिंग, तो इसके लिए क्या लगाएंगे PM लगाएंगे। नेक्स्ट है वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज। तो आपने कहाँ कहाँ और देखा है कि जो 24 आवर क्लॉक है का जो सिस्टम है वो यूज़ होता है। तो आप क्या है रेलवे, एयरपोर्ट एंड क्या है मिलिट्री लिख सकते हो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मिलिट्री, और आप क्या लिख सकते हो बस स्टैंड भी हो सकता है, जो भी आपको लगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू एंजॉयड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो लाइक से क्या होता है कि अगर आप लाइक करते हो तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल है, और अगर आप कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट में बता दो, हम उस गलती को और वो जो चीज़ आपको समझ में नहीं दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।